नमस्कार, मैं हूं अनीश कुमार सिंह और आप सभी देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ लाइव। अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है, जिसे अमेरिका ने अपने कंट्री में होने वाले ट्रेड इम्बैलेंस और जॉब लॉसेस का हवाला देकर अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोजेक्ट किया है। सरफेस लेवल पे ट्रंप का ये आर्गुमेंट किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक नेशनलिज्म को रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ पर गवर्नमेंट और लीडर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए। पर जब हम इस पॉइंट को एनालाइज करते हैं तो एक अलग ही पिक्चर उभर कर आता है। हम पाते हैं कि अमेरिका एक चेतावनी दे रहा है, एक क्लियर मैसेज दे रहा है अपने डीपर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट का। ये सिर्फ ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में लिया गया कदम नहीं, बल्कि अमेरिका के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है कि वो सबका बाप है, नो वन इज अबव देम। ये स्टेप न सिर्फ भारत को एक मैसेज कन्वे करने के लिए है, बल्कि पूरे ईस्ट को, पूरे वर्ल्ड को बताने के लिए है कि अगर किसी भी राष्ट्र के पॉलिसीज़, उनके डिसीजंस अगर अमेरिका के अकॉर्डिंग नहीं होंगे तो चाहे वो कंट्री इंडिपेंडेंट हो, सॉवरेन हो या अमेरिका का एक क्लोज पार्टनर, तो अमेरिका उस कंट्री को डिसिप्लिन्ड और कंडीशन कर सकता है। अगर अमेरिका किसी कंट्री के अगेंस्ट हो तो आपको भी उस कंट्री के अगेंस्ट होना पड़ेगा। अगर अमेरिका किसी कंट्री पे सैंक्शंस लगाता है तो भले ही आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री क्यों ना हो, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। आपको अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाना होगा। ये 50% टैरिफ किसी ट्रेड इम्बैलेंस का नहीं, बल्कि अमेरिका के दादागिरी का फिगर है। अमेरिका ने इंडिया के साथ इकोनॉमिक बैलेंस का हवाला देकर भारत के ऊपर जो एक इकोनॉमिक कोअर्शन का दबाव बनाया है, ये कोई यूनिक या पहली बार उठाया गया कदम नहीं है। इकोनॉमिक टूल्स जैसे टैरिफ, सैंक्शंस, फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस और रेगुलेटरी हर्डल्स आज के ग्लोबल पॉलिटिक्स के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक वेपन्स बन चुके हैं। इनका मकसद सिर्फ व्यापार सुधारना नहीं होता, बल्कि दूसरे देशों को एक निश्चित जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट में मजबूर करना होता है। इस पॉइंट्स को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यूएस चाइना ट्रेड वॉर। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने चाइना के 360 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के माल पर 25% तक के टैरिफ लगाए। बहाना दिया गया था कि चाइना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, लेकिन असल मकसद चाइना को टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक सेक्टर में के कंट्रोल में रखना था। चाइना ने जवाब में काउंटर टैरिफ लगाए, पर इस लड़ाई ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को हिला दिया और चाइना की इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ा। रशिया 2014 से लेकर आज तक, क्रीमिया एनेक्सेशन से लेकर यूक्रेन वॉर तक, यूएस और यूरोप ने रशिया पर हर लेवल पर सैंक्शन लगाए। एनर्जी, बैंक्स, डिफेंस और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। रिजल्ट, रशिया को अपनी इकोनॉमी को चाइना के और अल्टरनेट मार्केट के तरफ मोड़ना पड़ा। यूएस ने ईरान पर भी न्यूक्लियर डील तोड़ने के बाद ऑयल एक्सपोर्ट्स पर कठोर सैंक्शंस लगाए। सारी दुनिया को वार्निंग दिया गया कि अगर उन्होंने ईरान से ऑयल खरीदा तो उनके फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी टारगेट किया जाएगा। इतना ही नहीं, यूएस ने रशिया को सिर्फ स्विफ्ट सिस्टम से भी बाहर कर दिया। रशिया के कई बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया गया, जिससे उनका इंटरनेशनल ट्रेड ऑलमोस्ट फ्रीज हो गया। ये एक इकोनॉमिक एटम बॉम्ब के जैसा था।
जिसमें फिजिकल बॉम्ब्स तो नहीं गिरे लेकिन पूरी इकोनॉमी ठप हो गई। वेनेजुएला, यूएस ने वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर और सेंट्रल बैंक पर फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगाए, जिससे उनकी इकोनॉमी कोलैप्स की तरफ चली गई। इसके साथ साथ कई बार रेगुलेटरी हर्डल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे चाइना के हुआई और कई सारे चाइनीज़ टेक कंपनीज में यूएस ने कई सारे चाइना के टेक जायंट्स पर लाइसेंसिंग और सिक्योरिटी रूल्स का बहाना बना के रेस्ट्रिक्शंस लगाया। ऑब्जेक्टिव था कि चाइना को ग्लोबल 5G स्ट्रक्चर में डोमिनेंट होने से रोका जा सके। और इतना ही नहीं, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर भी इसका प्रभाव पड़ा। कई बार FDA के स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी हर्डल्स लगाकर इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स को रोका गया, जो इनडायरेक्टली इंडिया के ट्रेड लिवरेज को कम करता है। यही सभी टूल्स मिलकर एक साइलेंट हेजेमनी बनाते हैं, बिना जंग लड़े किसी देश को इकोनॉमिक पेन देना, ताकि वो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज में यूएस के लाइन में आ जाए। अब आप सभी के मन में ये पॉइंट आ रहा होगा कि आखिर इंडिया ने ऐसे कौन से एक्शंस किए या स्टेप्स लिए हैं जिससे यूएस को परेशानी है। तो इसे समझते हैं। इंडिया का रशिया के साथ व्यापार। भारत रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीद रहा है, जो हमारे लिए इकोनॉमिक और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों के लिए ज़रूरी है। लेकिन यूएस चाहता है कि पूरी दुनिया रशिया से दूर हो जाए ताकि उस पर प्रेशर बनाया जा सके। इंडिया के लिए ये व्यापार एक टेक्निकल डिसीजंस है, लेकिन यूएस के नज़रिए में ये न्यूट्रलिटी नहीं, रशिया की तरफदारी माना जा रहा है। सेमीकंडक्टर के एरिया में भारत अपना सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है ताकि चिप सप्लाई के लिए चाइना और यूएस पर पूरी तरह डिपेंड ना रहना पड़े। ये इंडिपेंडेंस यूएस को इसलिए खटक रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी और चिप मार्केट पर अब तक उनका सबसे बड़ा डोमिनेशन रहा है। इसलिए भारत का ये मूव स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बजाय अलाइनमेंट से इनकार के रूप में देखा जा रहा है अमेरिका के साथ। भारत ने डिजिटल कोलोनाइजेशन का भी विरोध किया। भारत ने डेटा लोकलाइजेशन, यूपीआई जैसे इंडिजिनस पेमेंट सिस्टम और डिजिटल इंडिया के जरिए अपनी डिजिटल सोवरेनिटी को मजबूत किया है। यूएस के बिग टेक जायंट्स जैसे गूगल, मेटा, अमेजन इसको अपने ग्लोबल डेटा कंट्रोल के खिलाफ मानते हैं। भारत का ये कदम उनके लिए कंप्लायंस में रुकावट जैसा लगता है। इतना ही नहीं, भारत ने स्ट्रैटेजिक लेवल पर भी कई सारे लेवल्स पर न्यूट्रलिटी मेंटेन रखा है, जैसे यूक्रेन और गाज़ा। भारत ने यूक्रेन वॉर पर खुद की नीति रखी, नाइदर प्रो रशिया नॉर प्रो वेस्ट बट इंडिया फर्स्ट। गाज़ा के मुद्दे पर भी भारत ने ह्यूमन राइट्स की बात की, पर किसी एक ब्लॉक के साथ खड़ा नहीं हुआ। ये न्यूट्रल स्टैंड यूएस के लिए अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो चाहता है कि या तो साथ हो या फिर अगेंस्ट वाली लाइन को फॉलो किया जाए। इंडिया एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है जो अपने हितों के लिए डिसीजंस ले सकता है। जो चॉइसेस भारत के लिए सॉवरेन और इंडिपेंडेंस का काम करते हैं, उन्हें यूएस एक रेबिलियन की तरह देख रहा है। इसी वजह से टैरिफ, सैंक्शन और रेगुलेटरी हर्डल्स का इस्तेमाल करके भारत पर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, ताकि हम उनके स्ट्रैटेजिक लाइन के साथ खुद को अलाइन कर दे। अमेरिका का ये स्टेप सिर्फ टैरिफ का एनोमली नहीं है, बल्कि उनके हेजेमनी और इकोनॉमिक कोअर्शन का एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, जो ये कहता है कि किसी भी राइजिंग पावर को ये मानना होगा कि अमेरिका ग्लोबल ऑर्डर का बाप है। अमेरिका के इस कोअर्सिव फॉरेन पॉलिसी को हम किसी
एक प्रेसिडेंट के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। ये एक सिस्टमैटिक पॉलिसी रहा है उनके एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे ओबामा हो, चाहे जो बाइडेन हो या ट्रंप हो। हर एक प्रेसिडेंट का स्टाइल भले ही डिफरेंट रहा हो, पर स्क्रिप्ट हमेशा एक ही रहा है, अमेरिका के ग्लोबल सुप्रीमेसी को मेंटेन रखना। ओबामा के टाइम पर यह प्रेशर दो बड़े फ्रंट्स पर दिखाई दिए। सिविल न्यूक्लियर नेगोशिएशंस। 2008 में इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील के बाद भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल का एक्सेस मिला, लेकिन इसके साथ यूएस के कमर्शियल्स और लीगल कंडीशंस भी आए। ओबामा के दौर में यूएस ने लायबिलिटी क्लॉज पर काफ़ी प्रेशर डाला ताकि अमेरिकन कंपनीज जैसे जीई और वेस्टिंग हाउस इंडिया में अपना न्यूक्लियर बिजनेस बिना किसी रिस्क के कर सके। भारत अपने लिए सुरक्षा चाहता था ताकि किसी भी एक्सीडेंट के सिचुएशन में कंपनी भी जिम्मेदार हो, लेकिन यूएस चाहता था कि जिम्मेदारी सिर्फ इंडियन ऑपरेटर्स पर आए। ये नेगोशिएशन एक एग्जाम्पल था कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के नाम पर इकोनॉमिक और लीगल प्रेशर बनाया जाए। डब्ल्यूटीओ में डिस्प्यूट्स। ओबामा की प्रेसिडेंसी के दौरान भारत और यूएस के बीच डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट्स काफ़ी बड़े मुद्दे बन गए। यूएस ने भारत के फूड सब्सिडी प्रोग्राम जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चैलेंज किया, कहते हुए कि ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट करते हैं। सोलर मिशन। यूएस ने भारत के डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट रूल को डब्ल्यूटीओ में चैलेंज किया, जिसमें भारत अपने सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इंडियन मेड पैनल्स को प्रमोट कर रहा था। डब्ल्यूटीओ ने यूएस के पक्ष में फैसला दिया, जो भारत के रिन्यूएबल एनर्जी मिशन के लिए एक बड़ा झटका था। ये सब इस बात के एग्जाम्पल हैं कि ओबामा के दौर में भी भारत पर ट्रेड और लीगल फ्रेमवर्क्स के जरिए प्रेशर बनाए गए। जो बाइडेन के दौर में भी भारत पर अमेरिका का प्रेशर लगातार बना रहा। भारत ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया। यूएस का लॉ काट्सा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, का कहता है कि कोई भी देश जो रशिया, ईरान या नॉर्थ कोरिया के साथ बड़े डिफेंस डील करेगा उस पर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ओपनली भारत को वार्निंग दिया कि ये खरीदारी नॉन कंप्लायंस के रूप में देखी जा सकती है। हालांकि भारत पर अभी तक सैंक्शंस नहीं लगे, पर यह कांस्टेंट थ्रेट यूएस के लिवरेज के रूप में काम करता है। डिजिटल रेगुलेशन का मुद्दा। भारत ने अपने डेटा लोकलाइजेशन रूल्स और डिजिटल सोवरेनिटी के कदम उठाए, जैसे डेटा को देश के अंदर रखना और यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करना। यूएस के बिग टेक जायंट्स जैसे गूगल, मेटा, अमेजन इससे खुश नहीं थे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर फ्री इंटरनेट और फेयर ट्रेड के नाम पर कंसर्न्स उठाए, जो असल में प्रेशर टैक्टिक्स है ताकि भारत अपने डिजिटल सिस्टम को उनकी कंपनीज के लिए खोल दे। यूक्रेन वॉर पर भारत ने अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो किया, रशिया के साथ तेल और डिफेंस ट्रेड जारी रखा और ओपनली किसी एक ब्लॉक के साथ खड़ा नहीं हुआ। गाजा कॉन्फ्लिक्ट में भी भारत ने बैलेंस बनाए रखा। यूएस ने इन सभी को न्यूट्रलिटी के बजाय स्ट्रैटेजिक नॉन कंप्लायंस के रूप में देखा और मीडिया नैरेटिव के जरिए भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में यूएस की फॉरेन पॉलिसी की कहानी अलग नहीं है, सिर्फ उसका अंदाज अलग है। ट्रंप खुले तौर पर धमकी देते हैं, क्रूड और डायरेक्ट लैंग्वेज यूज करते हैं। मीडिया और कमेंट्री अक्सर ट्रंप को इम्पल्सिव, कॉम्बैटिव या अनप्रेडिक्टेबल के रूप में दिखाते हैं, लेकिन असली बात यह है कि ट्रंप अपने आप में कोई सिस्टम नहीं बल्कि एक सिम्टम है। सिस्टम
वो सिस्टम है जो काम करता है कंट्रोल के लॉजिक पर, जहाँ कोलैबोरेशन सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद तो डोमिनेंस का है। ट्रंप के एक्शंस रैंडम नहीं होते, बल्कि उन्हें चलाते हैं फाइनेंशियल लॉबीज, टेक मोनोपोलीज, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर और रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन। इनका फ़ायदा हमेशा उस मॉडल में होता है जहां एल्गोरिदम और फाइनेंस से ग्लोबल कंट्रोल मेंटेन होता है, रूल्स और कंप्लायंस रेजिम से डेवलपिंग नेशंस को लाइन में रखा जाता है, एक्सक्लूसिविटी के थ्रू मार्केट्स और रिसोर्सेज पर कंट्रोल बनाए रखा जाता है। यानी ट्रंप सिर्फ एक परफॉर्मर है, असली स्क्रिप्ट वही पुराना है, वही सिस्टम है जो यूएस के ग्लोबल प्राइमेसी को प्रिजर्व करता है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ वाइट हाउस या उनके इलेक्टेड लीडर्स के डिसीजन से नहीं चलता। उसके पीछे एक पूरा पावर इकोसिस्टम है जो असली रूल्स लिखता है। अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी बनाने में उनके अनइलेक्टेड पावर सेंटर्स काम करते हैं, जैसे वॉल स्ट्रीट के फाइनेंसर्स ग्लोबल ट्रेड, करेंसी और इन्वेस्टमेंट के रूल्स को डिज़ाइन करते हैं। उनका इंटरेस्ट हमेशा ऐसे पॉलिसीज़ बनाने में होता है जो उनकी मोनोपोलीज को बनाए रखे। सिलिकॉन वैली के जायंट्स जैसे गूगल, एप्पल, मेटा, अमेजन जैसे फर्म्स डिजिटल डोमिनेंस को मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसी पॉलिसीज़ पुश करते हैं जो डेवलपिंग नेशंस के डेटा और डिजिटल इकोसिस्टम्स पर कंट्रोल दिलाए। ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरर यूएस के जैसे लॉकहीड मार्टिन, रेथन, बोइंग जैसी कंपनीज कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्म डील से फ़ायदा उठाते हैं। ये लॉबी यूएस को डिफेंस एक्सपोर्ट्स और स्ट्रैटेजिक टेंशन के बीच में रखता है, और इनके थिंक टैंक्स, इनके पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस जैसे रैंड्स, ब्रुकिंग, अटलांटिक काउंसिल जैसे इंस्टीट्यूशंस नैरेटिव सेट करते हैं। यही डिसाइड करते हैं कि कौन एलाई है, कौन थ्रेट और कौन स्ट्रैटेजिक पार्टनर। अब भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां फैसला लेना अनिवार्य हो गया है। अब देर या चुप्पी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब भारत के लिए ये फैसला लेना जरूरी हो गया है कि वो अपनी सॉवरेनिटी को कैसे मजबूत करें। अगर एक्शन नहीं लिया गया तो इसका दाम सिर्फ सरकारें नहीं, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता भी चुकाएगी, वो स्वतंत्रता जो हमने 75 साल में बनाई है। भारत ने अब तक ट्रेड को एक टैक्टिकल एक्सरसाइज माना है, मतलब कि शॉर्ट टर्म फायदे और तुरंत पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक ज़रूरत के हिसाब से फैसले लिए गए। लेकिन इस अप्रोच से हमें स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी नहीं मिलती है। इसने कभी हमें स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी नहीं दिया है। इसे समझते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने साइन इसलिए किए क्योंकि उस वक्त की पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक सिचुएशन ने दबाव बनाया, जैसे किसी देश के साथ रिलेशन इंप्रूव करने के लिए ट्रेड डील करना, लेकिन उसके इकोनॉमिक बेनिफिट का पूरा एनालिसिस ना करना। जब भी ग्लोबल मार्केट में प्रेशर आया, चाहे वो किसी देश की पॉलिसी चेंज हो या किसी कमोडिटी के दाम बढ़ने या घटने का जो असर होता है, भारत ने अक्सर रिएक्टिव टैरिफ डिसीजंस लिए जहां एक लॉन्ग टर्म विजन की कमी दिखी। हमारे ट्रेड स्ट्रैटेजी ज़्यादातर इंडिविजुअल बाइलैटरल डील्स पर टिके रहे, जो एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं होते। इसी वजह से हमारे इकोनॉमिक लेवरेज कमज़ोर हो जाते हैं। भारत ने WTO, RCEP जैसे मल्टीलैटरल फोरम्स में अपनी पूरी पोटेंशियल का कभी इस्तेमाल नहीं किया।
इस वजह से हमें अपनी बार्गेनिंग पावर को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने का मौका ही नहीं मिला। और नतीजा, इन सारे अप्रोचेस का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि भारत को ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में लिमिटेड वैल्यू मिला और हमारी इकोनॉमिक ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। मतलब हमने अपने स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरी तरह सिक्योर नहीं किया और इसमें सफल नहीं हो पाए। भारत का भविष्य एक आर्थिक शक्ति का असली आधार तब बन पाएगा जब हमारे पास स्ट्रैटेजिक ट्रेड क्राफ्ट होगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शनल एग्रीमेंट। अब ट्रेड को सिर्फ एक कमर्शियल एक्टिविटी नहीं बल्कि सोवरेनिटी का सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट मानना होगा। हर बायलैटरल या मल्टीलैटरल इंगेजमेंट भारत के लॉन्ग टर्म ऑटोनॉमी और आर्थिक आर्किटेक्चर को शेप करता है। इसलिए हमें एक नए डॉक्ट्राइन की ज़रूरत है जो फोरसाइट के साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे, प्रिसाइशन के साथ डील और पार्टनरशिप बनाए और हमेशा नेशनल इंटरेस्ट को हर फैसले के सेंटर में रखे। इस तरह भारत अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे प्रिंसिपल्स पर खड़ा करे जो सेल्फ डिटरमिन्ड हो, ना कि किसी एक्सटर्नल प्रेशर या किसी कंट्री के डेडलाइन के तहत। भारत को अब एक पॉलिटिकली इंसुलेटेड परमानेंट ट्रेड इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, एक ऐसे सॉवरेन ट्रेड ब्रेन का जो सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाले दशकों के स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस को ध्यान में रख के पॉलिसी डिज़ाइन करे। इस इंस्टीट्यूशन के कोर विजन ये होंगे कि भारत की ट्रेड पॉलिसी शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल कंपल्सन्स या इलेक्शन साइकिल से परे हो। ये एक सेंट्रल हब की तरह काम करेगा जो अलग अलग डोमेन्स को इंटीग्रेट करे। यहाँ पर लॉ एक्सपर्ट्स होंगे जो ट्रेड ट्रीटीज और कंप्लायंस के कानूनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझ सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेशलिस्ट होंगे जो ग्लोबल ट्रेड डेटा और ट्रेंड्स का रियल टाइम एनालिसिस कर सकें। इकोनॉमिस्ट जो पॉलिसी के लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को प्रोजेक्ट करें। डिप्लोमैट्स जो नेगोशिएशंस को जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ अलाइन करें। और पॉलिसी आर्किटेक्ट जो कोहेरेंट और फ्यूचर रेडी फ्रेमवर्क बनाएं। ये इंस्टीट्यूशंस सभी मिनिस्ट्रीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन करेगा, ट्रीटी डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रीमलाइन करेगा, कंप्लायंस को ट्रैक करेगा और भारत की ट्रेड स्ट्रेटजी को एक कंसिस्टेंट डायरेक्शन देगा, चाहे सरकार किसी की भी हो। इस अप्रोच से भारत रिएक्टिव डिसीजंस से आगे बढ़कर एक प्रोएक्टिव फॉरसाइट ड्रिवन इकोनॉमिक पावर बन सकता है जो अपने सोवरेनिटी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूती से प्रोटेक्ट करे। भारत की ट्रेड स्ट्रैटेजी को अब एक मल्टी लेयर टेक्नोलॉजी ड्रिवन फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जो डेटा इंटेलिजेंस और फोरसाइट पर बेस्ड हो। ये फ्रेमवर्क सिर्फ एक प्लान नहीं बल्कि एक लिविंग ट्रेड इंटेलिजेंस नेटवर्क होगा जो गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और डिप्लोमेसी को सीमलेसली कनेक्ट करेगा। इस फ्रेमवर्क के की लेयर्स हम इन सभी पॉइंट्स पे समझ सकते हैं, जैसे AI पावर्ड नेगोशिएशन सिमुलेटर जो ट्रीटी के आउटकम्स को फॉरकास्ट करे ताकि भारत के नेगोशिएटर्स हर सिनेरियो के लिए तैयार रहें। रियल टाइम कंप्लायंस डैशबोर्ड हो जो सभी एग्रीमेंट्स का एक इंटीग्रेटेड ट्रैकर हो ताकि वायलेशन या गैप्स तुरंत डिटेक्ट किए जा सकें। स्ट्रैटेजिक रिटेलिएशन प्रोटोकॉल जो किसी भी सेक्टर के वल्नरेबिलिटी को एनालिसिस करे और उस एनालिसिस पर बेस्ड हो ताकि भारत
प्रोपोर्शनेट और इफेक्टिव डिसीजन ले सके, काउंटर मेजर्स ले सके। अल्टरनेटिव टू डॉलर बेस्ड पेमेंट सिस्टम जैसे रुपी बेस्ड सेटलमेंट या डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म जो एक्सटर्नल शॉक्स और सैंक्शंस की डिपेंडेंसी को कम करे। सॉवरेन डिजिटल स्टैंडर्ड ताकि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टेलीकॉम, डेटा और एआई फ्रेमवर्क फॉरेन कंट्रोल से सिक्योर रहे। नेचुरल रिसोर्स डिप्लोमेसी यूनिट जो मिनरल्स, एनर्जी और फूड सिक्योरिटी के लिए बायलैटरल और मल्टीलैटरल डील्स को स्ट्रैटेजिकली नेगोशिएट करे। कैपेसिटी मैपिंग फॉर डोमेस्टिक बिजनेस ताकि ट्रेड गोल्स और लोकल एग्जीक्यूशन एबिलिटी परफेक्टली अलाइन हो सके और हमारे इंडस्ट्रीज खास करके एसएमईज ग्लोबल चेंज का हिस्सा बन सके। अगर ये टूल्स एक कोहेसिव सिस्टम के रूप में काम करें तो भारत अपनी ट्रेड स्ट्रैटेजी को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजिक मोड में शिफ्ट कर सकता है जो नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करे और लॉन्ग टर्म ऑटोनॉमी को स्ट्रेंथन करे। भारत को अब इंटरनेशनल ट्रेड और लॉजिस्टिक्स के डिजिटल फ्रेमवर्क में लीडर बनना होगा, सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं। इसके लिए इनोवेशन को स्ट्रैटेजिक पर्पस के साथ अलाइन करना जरूरी है, न सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए। हमारे की प्रायोरिटीज़ होने चाहिए डिजिटली इंटीग्रेटेड पोर्ट, कस्टम और कंप्लायंस सिस्टम ताकि गुड्स मूवमेंट सीमलेस हो और पेपर वर्क और डिले बिल्कुल ना के बराबर एकदम ख़त्म हो जाए। ब्लॉकचेन बेस्ड क्लियरेंस सिस्टम जो आसियान और अफ्रीकन जैसे पार्टनर्स के साथ लिंक्ड हो ताकि ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी दोनों बन सके। डिजिटल सर्विस इंडेक्स जो गुड्स के अलावा डिजिटल ट्रेड के नए मैट्रिक डिफाइन करे जहां भारत की आईटी और एआई स्ट्रेंथ को हाईलाइट किया जा सके। ट्रेड के फास्ट ट्रैकिंग जोन जहां एआई लेड इंस्पेक्शंस और ऑटोमेटेड क्लियरेंस हो ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्पीड और रिलायबिलिटी दोनों बढ़े। लॉन्ग टर्म ग्रीन रिसोर्स पैक्ट मिनरल्स, रेयर अर्थ और क्लीन एनर्जी के लिए को इन्वेस्टेड एक्सट्रैक्शन डील जो भारत को सप्लाई चेन सिक्योरिटी दे। ये सब स्टेप्स स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी के साथ होने चाहिए, बिना इस चिंता के कि किसी एक्सटर्नल पावर का या किसी एक्सटर्नल अप्रूवल का हमें ज़रूरत है या उनके वैलिडेशन हमें मिला या नहीं मिला। इंडिया को अब अपनी सफलता को डील्स की गिनती से नहीं नापना चाहिए, बल्कि उन डील्स से जो हमें स्ट्रैटेजिक से स्पेस और सोवरेनिटी देते हैं उनसे नापा जाना चाहिए। अब वो दौर ख़त्म हो गया है जहां हम मैनेज्ड ओबीडियंस में जीते थे। अब हमारे फैसले तय करेंगे क्या आने वाले दौर में हमें यानी कि भारत को खामोशी के साथ जीना होगा, जहां दूसरे हमारे लिए रूल्स लिखेंगे, जहां दूसरे हमारे लिए पॉलिसीज बनाएंगे, या इंडिया अपने सोवरेनिटी का असर्शन करेगा जहां भारत अपना किस्मत खुद लिखेगा। इंडिया सिर्फ इमर्ज नहीं हुआ है, इंडिया अराइव कर चुका है। पर सवाल ये है क्या हम इस अराइवल को लीडरशिप में बदल पाएंगे? क्या हम फ्यूचर रेडी सिस्टम बना पाएंगे या सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर्स पर रिएक्ट करते रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाला दौर होगा एक कंप्लायंट इंडिया का या एक कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और एक सॉवरेन इंडिया का जो अपना रास्ता खुद बनाता है? तो आपका जवाब क्या है? कमेंट्स में बताइए। आप कौन से भारत को देखना चाहते हैं? और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप तक ऐसे ही पावरफुल इंसाइट्स लाते रहेंगे।
जय हिंद।